देखने वाले हैं भूचुंबकीय तत्वों को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे किसकी, भूचुंबकीय तत्वों की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं भूचुंबकीय तत्व किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसी भी स्थान पर, हम कोई भी स्थान ले लेंगे, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व की संपूर्ण जानकारी करने के लिए हमें जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों को ही क्या कहा जाता है, भूचुंबकीय तत्व कहा जाता है। यानी किसी भी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकत्व की जानकारी को एकत्रित करने के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों को क्या कहा जाता है, भूचुंबकीय तत्व कहा जाता है। और यदि हम भूचुंबकीय तत्वों को यहाँ पर देखें तो जो भूचुंबकीय तत्व होते हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भूचुंबकीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा प्रकार हो जाएगा इसको क्या कहा जाता है, दिक्पात का कोण कहा जाता है। पहला प्रकार क्या हो जाएगा आपका, दिक्पात का कोण। भूचुंबकीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या हो गया हमारा, दिक्पात का कोण हो गया। और जो दूसरा होता है, दूसरे को हम क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, नति कोण भी कह सकते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा हो जाता है, नमन कोण, या उसी को आप क्या कह सकते हैं, नति कोण भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर तीसरा प्रकार। तो जो तीसरा प्रकार होता है, तीसरे प्रकार में आपका आ जाता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। जो पृथ्वी हमारी होती है, पृथ्वी के हमें कौन से क्षेत्र को देखना है, चुंबकीय क्षेत्र को देखना है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी तीव्रता देखते हैं आप, क्षैतिज तीव्रता को देखते हैं। तो ये आपके भूचुंबकीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हमने डेफिनेशन देखी, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकत्व की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों को ही आप क्या कहते हैं, भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। यानी जिन तत्वों की सहायता से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर उसके चुंबकत्व की जानकारी को प्राप्त करते हैं उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। और जो भूचुंबकीय तत्व होते हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है इसको आप क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है इसको हम क्या कहते हैं, नमन कोण, या इसी को नति कोण भी कहा जाता है। और जो तीसरा प्रकार होता है इसको आप क्या कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी तीव्रता हो जाएगी, क्षैतिज तीव्रता हो जाएगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर इन सभी की डेफिनेशनों को देखते हैं। तो परिभाषा देखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है इस वाले डायग्राम की। तो आपका यहाँ पे डायग्राम कंप्लीटली पहले से मैंने बना लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 भाग आपको दिखाई देंगे। एक ही आपको भाग डॉटेड वाला डॉटेड वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसमें लाइनें खींची हुई हैं। ये जो भाग होता है इस भाग को आप क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। कौन सा यामोत्तर कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। और ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। कौन सा यामोत्तर कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर। तो यहाँ पे हमें 2 प्रकार के भाग देखने होते हैं, एक तो भौगोलिक यामोत्तर और दूसरा क्या हो जाता है आपका, चुंबकीय यामोत्तर हो जाता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम क्लियर किए देता हूँ। ये भी क्या हो जाएगी आपकी ऊर्ध्वाधर तीव्रता हो जाएगी। इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, भी से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो बीच में जो लाइन बनाई गई है ये आई जो आपका आई है, आई किसको प्रदर्शित कर रही है, परिणामी तीव्रता को प्रदर्शित कर रही है। और इस वाली लाइन को यदि आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। ये एच किसको प्रदर्शित करता है, क्षैतिज तीव्रता को प्रदर्शित करता है। और ये जो आपका ओ डी ई और ये ए होता है ये किसको प्रदर्शित करता है, भौगोलिक यामोत्तर को प्रदर्शित करता है। और ओ ए बी सी ओ ये वाला जो पोर्शन होता है ये किसको शो करता है, आपका चुंबकीय यामोत्तर को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र, अब स्थान कोई भी हो, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक को, माने किसी स्थान पर उसके गुरुत्व केंद्र को लेंगे
चुंबक के गुरुत्व केंद्रीय स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ होता है और चुंबक की जो चुंबकीय अक्ष होती है, चुंबकीय अक्ष से होकर के जो ऊर्ध्वाधर जो तल होता है, चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, कौन से तल को? ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहा जाता है? चुंबकीय यामोत्तर कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन हो जाती है हमारी चुंबकीय यामोत्तर की। इसी प्रकार हमारा होता है किसी स्थान पर पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष से, यहाँ पर चुंबकीय अक्ष से गुजरता है जो ऊर्ध्वाधर तल, उसको चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, और किसी स्थान पर भौगोलिक अक्ष से उसके ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहा जाता है? भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। ये तो होती हैं दो परिभाषाएं। अब सबसे पहले हमें परिभाषा किसकी देखनी होती है? दिक्पात के कोण की परिभाषा देखनी होती है। तो हम यहाँ पे डायग्राम को देखेंगे, ये आपका हो जाएगा भौगोलिक यामोत्तर और ये हो जाएगा चुंबकीय यामोत्तर। दोनों यामोत्तरों के यदि आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में बनने वाले न्यून कोण को, इस वाली रेखा पर और इस वाली रेखा पर ये जो बीच में न्यून कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को क्या कहा जाता है? दिक्पात का कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिक्पात का कोण कहा जाता है। और जो दिक्पात का कोण होता है इसको हम किससे प्रदर्शित कहते हैं? अल्फा से प्रदर्शित कहते हैं। तो परिभाषा हमारी क्या बनी दिक्पात के कोण की? भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का जो न्यून कोण होता है, उस न्यून कोण को ही आप क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। और दिक्पात के कोण को हम किससे प्रदर्शित कहते हैं? अल्फा से प्रदर्शित कहते हैं। इसका मान यदि देखा जाए तो स्थान स्थान पर दिक्पात के कोण के मान में क्या आता रहता है? परिवर्तन आता रहता है। यानी स्थान के अनुसार जो दिक्पात का कोण होता है, ये दिक्पात के कोण का जो मान होता है, ये मान कैसा होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। यानी इसके मान में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद हमें दूसरी डेफिनेशन किसकी देखनी है? नमन कोण, या उसी को हम क्या कह रहे थे? नति कोण कह रहे थे। तो इसमें भी हमें आवश्यकता किसकी पड़ने वाली है? डायग्राम की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई, किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष, चुंबकीय यामोत्तर की क्षैतिज रेखा, चुंबकीय सुई के यामोत्तर की क्षैतिज रेखा, यानी ये वाली जो रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा के साथ यहाँ पे अब देखें ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं? नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ये परिभाषा अभी आपको क्लियर नहीं हुई होगी, तो इसको हम दूसरे प्रकार से डिफाइन करेंगे। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, इसको हम किससे प्रदर्शित कहते हैं? आई से प्रदर्शित कहते हैं। तो ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, ये क्या हो गया? क्षैतिज हो गया। और यहीं पर क्षैतिज के साथ किसका निर्माण कर रही है? ये कोण का निर्माण कर रही है। तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को ही हम क्या कहते हैं? नमन कोण या नति कोण कहते हैं। और नमन कोण और नति कोण को हम किससे प्रदर्शित कहते हैं? थीटा से प्रदर्शित कहते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हमें इसके कुछ बिंदु देखने पड़ेंगे नमन कोण और नति कोण के। तो चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान, यहाँ पर पहला बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? जो चुंबकीय जो निरक्ष होता है, चुंबकीय निरक्ष पर यदि हम नमन कोण का जो मान देखें तो ये थीटा बराबर, नमन कोण को हम थीटा से प्रदर्शित कहते हैं। थीटा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। किस पर? निरक्ष पर। निरक्ष यानी शून्य। निरक्ष यानी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो चुंबकीय निरक्ष पर थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, क्योंकि चुंबकीय सुई क्षैतिज के समानांतर होती है। जो चुंबकीय सुई होती है, जो क्षैतिज होता है, ये क्षैतिज के कैसी होती है? समानांतर होती है। निरक्ष पर थीटा का मान 0 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो चुंबकीय सुई होती है, ये चुंबकीय सुई क्षैतिज के कैसी होती है? समानांतर होती है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये जो आई है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे जो चुंबकीय सुई रहेगा, चुंबकीय सुई के साथ ये कैसी हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। तो जो थीटा का मान रहेगा, थीटा का मान कैसा हो जाएगा? 0। ऐसे ही आपका यहाँ पे यदि आप देखेंगे
तो ये वाली रेखा और ये जो चुंबकीय सुई की जो रेखा होती है दोनों एक दूसरे के कैसी हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। इसका यहाँ पे आपने देखा कि जो चुंबकीय निरक्ष होता है, चुंबकीय निरक्ष पर थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो क्षैतिज जो चुंबकीय सुई होती है क्षैतिज के कैसी हो जाती है, समानांतर हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसका दूसरा बिंदु, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान। अब हम कहाँ पर देख रहे हैं, चुंबकीय ध्रुवों पर देख रहे हैं। चुंबकीय ध्रुवों पर यदि नमन कोण के मान को यदि हम देखें तो चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि वहां चुंबकीय सुई जो होती है ये कैसी ठहरती है, आपकी ऊर्ध्वाधर ठहरती है। अब जब ऊर्ध्वाधर ठहरेगी तभी तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो चुंबकीय सुई होती है ये कैसी ठहरती है, ऊर्ध्वाधर ठहरती है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा बिंदु हो जाएगा नमन कोण का मान यदि थीटा बराबर कितना हो, 45 डिग्री हो। थीटा बराबर यदि नमन कोण का मान कितना दिया गया हो, 45 डिग्री दिया गया हो, तो उस स्थान पर जो ऊर्ध्वाधर तीव्रता होती है ये क्षैतिज तीव्रता के कैसी होती है, बराबर होती है। ऊर्ध्वाधर तीव्रता को हम V से प्रदर्शित कहते हैं और क्षैतिज तीव्रता को किससे प्रदर्शित कहते हैं, H से प्रदर्शित कहते हैं। ये आपके वस्तुनिष्ठों के लिए हो जाएंगे। इसके बाद हमें तीसरी परिभाषा देखनी थी, जो हमारा तीसरा प्रकार यहाँ पे बताया गया था, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता हम डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को, ये आपका क्षैतिज घटक है, ये कौन सा घटक हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, और ये कौन सा घटक हो जाएगा, परिणामी घटक हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है ये वाला घटक, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक को ही क्या कहा जाता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता कहा जाता है। और क्षैतिज तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, H से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, H से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये परिभाषा हो जाएगी, यहाँ प्रायोगिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व का होता है। इस कारण आप इसकी डेफिनेशन को देख लेंगे। तो हमने 3 प्रकार से यहाँ पर देखा, भूचुंबकीय तत्व यानी वे तत्व जिनकी सहायता से पृथ्वी पर संपूर्ण चुंबक, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर संपूर्ण चुंबकत्व की हम जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। और जो भूचुंबकीय तत्व होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, दिक्पात का कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। दिक्पात के कोण में आपने देखा भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में जो न्यून कोण बनता है उस न्यून कोण को हम दिक्पात का कोण कहते हैं। दिक्पात के कोण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। नमन कोण में आपने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता होती है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसी कोण को ही क्या कहा जाता है, नमन कोण या नति कोण कहा जाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए आप इसके 3 बिंदु भी याद करेंगे। इसके बाद हमने देखा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है, क्षैतिज घटक को ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं। और क्षैतिज तीव्रता को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल H से प्रदर्शित कहते हैं। ये प्रायोगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यदि आप ऊर्ध्वाधर को देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर तीव्रता कहा जाता है। ये हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है इस ऊर्ध्वाधर घटक को ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर तीव्रता कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं।